नमस्कार, आप देख रहे हैं पद्मन्यूज 24/7 न्यूज बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हेडलाइन से। खराब रिजल्ट जारी किए जाने से महाविद्यालयीन छात्र छात्राओं में आक्रोश, छात्र छात्राओं ने निकाली हल्ला बोल रैली। आरटीओ ने अल सुबह किया लॉन्ग रूट में आई यात्री बसों को चेक, अधिक किराया वसूले जाने के मामले पर नंदन बस को किया जब्त। नगरपालिका ने हाका गैंग को किया सक्रिय, शहर में आवारा घूमने वाले 35 मवेशियों को डाला कांजी हाउस में। खिलाड़ियों ने मुन्ना स्टेडियम में मनाया दीपोत्सव, खेल मैदान में किए गए दीप प्रज्वलित। चिकित्सकों और विशेषज्ञ चिकित्सकों की कमी से जूझ रहा स्वास्थ्य महकमा। महिला रोग विशेषज्ञों की कमी से निजी अस्पतालों में इलाज कराने मजबूर है मरीज। लालबरा नगर मुख्यालय से लगभग 4 किलोमीटर दूर ग्राम पंचायत बेलगांव के आवास टोला निवासी 48 वर्षीय सत्यनारायण कावरे का 20 अक्टूबर को सुबह पुलिस ने नाले के अंदर से शव बरामद किया। पुलिस ने पोस्टमार्टम कराकर शव परिजनों को सौंप दिया है एवं मामले को जांच में लिया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार आवास टोला बेलगांव निवासी 48 वर्षीय सत्यनारायण कावरे 19 अक्टूबर को परिवार के सदस्यों के साथ खेत में थ्रेसर मशीन से धान की चुराई करने के बाद शाम में अपने घर आया और उसके बाद चौक की ओर घूमने गया था, परंतु देर रात तक वह घर वापस नहीं आया, जिसके बाद परिजनों ने उसके आसपास पतासाजी की किंतु कहीं भी कुछ पता नहीं चला। 20 अक्टूबर को ग्रामीण जन बेलगांव के समीप खारी मार्ग पर स्थित नाला के 3 फीट पानी के अंदर झाड़ियों में एक व्यक्ति डूबा हुआ उन्हें दिखाई दिया, जिसकी मौत हो चुकी थी, जिसकी सूचना पुलिस को दी गई और नाले में डूबे हुए व्यक्ति की मौत होने की जानकारी ग्राम में आग की तरह फैल गई। देखने वालों की जहां तक भीड़ लग गई थी, पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और ग्रामीण जनों की मदद से मृतक व्यक्ति का शव बाहर निकाला गया, जिसकी शिनाख्त आवास टोला बेलगांव निवासी 48 वर्षीय सत्यनारायण कावरे के नाम से की गई। जिसके बाद परिजनों व ग्रामीण जनों की मौजूदगी में पुलिस के द्वारा पंचनामा कार्रवाई कर शव को लालबरा के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लाया गया, जहां चिकित्सकों के द्वारा पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सौंप दिया गया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा कि किस कारण से उनकी मौत हुई है, परंतु संभावना व्यक्त की जा रही है कि सत्यनारायण कावरे नाले में शौच करने के लिए गया होगा, इसी दौरान अनियंत्रित होकर पानी में गिर गया होगा और पानी में डूबे रहने से उसकी मौत हुई होगी। पुलिस ने मर्ग कायम कर मामले को जांच में लिया है। अभी मॉर्निंग में मेरे को मंदिर आया था तो मेरे को फ़ोन पे बताया गया कि सत्यनारायण कावरे नाले में पड़ा मिला दिख रहा है, ये बताया। मैं भी जाकर के देखा फिर तो वो नाले में जो अमर मेरे क्या बोलते हैं सत्यनारायण के पेड़ के पास में वो फंसा हुआ था, झाड़ी टाइप की वहाँ फंसा हुआ था। कितना पानी था नाले में? नाले में लगभग 3 फीट पानी था। तो कहाँ गया था, कैसी क्या जानकारी, घर से कब से गायब था? मैंने जानकारी जैसे लिया था तो रात में दिन भर काम किया वो खेत में कृषि का, उसमें से धान वान वो चूर चार के लाए, थ्रेसर वेसर में काम किया उसने, थ्रेसिंग करके लाए रात में 7:30 बजे 8 बजे घर से फिर वो धान खाली करने के बाद में ट्रैक्टर खाली करने के बाद में वो बस्ती की तरफ में आया और बस्ती की तरफ में आने के बाद में वापस गया ही नहीं। सरपंच संघ के नवीन कार्यकारिणी को लेकर बालाघाट जनपद के अंतर्गत आने वाले सरपंचों की बैठक गुरुवार को जनपद पंचायत बालाघाट में आयोजित की गई, लेकिन सरपंचगणों की कम मौजूदगी के कारण बैठक स्थगित कर दी गई। आपको बताएं कि पिछले दिनों पंचायत चुनाव संपन्न होने के बाद नए सरपंच चुने गए। उनको देखते हुए सरपंच संघ का अभी नया गठन होना है, उसी को देखते हुए सरपंच संघ के जिलाध्यक्ष एवं ब्लॉक अध्यक्ष की नियुक्ति को लेकर प्रक्रिया प्रारंभ हो गई। सरपंच संघ के गठन की मंशा से बैठक रखी गई थी, लेकिन सरपंचगणों की मौजूदगी के चलते इस बैठक को स्थगित कर अगली बैठक 15 नवंबर को आयोजित करने का निर्णय लिया गया। आज जनपद पंचायत बालाघाट में सरपंच संघ की बैठक आयोजित की गई थी, जिसमें सभी 77 पंचायत सरपंचों की उपस्थित नहीं होने के कारण बैठक स्थगित की जा रही है। यह आगामी बैठक 15 नवंबर को की जाएगी। उद्देश्य है कि सरपंच जो बने हैं अभी नए, है ना, उनका एक संगठन बनता है, इसमें जो भी मतलब सामने कोई काम हो जाए या कि सरपंच को आपत्ति है तो उसमें संगठन काम करेंगे उसमें, और संगठन के साथ साथ 10 ब्लॉक के अध्यक्ष होंगे, उसके साथ एक अध्यक्ष बोला जिले का बनेगा उसमें। तो कब होगी अब बैठक? ये 15 तारीख होगी नवंबर।
जिले का स्वास्थ्य महकमा लंबे अरसे से चिकित्सकों और विशेषज्ञ चिकित्सकों की कमी से जूझ रहा है। चिकित्सकों की कमी का दंश जिले ने कोरोना काल के दौरान भी झेला था, लेकिन तब आयुष चिकित्सकों की भर्ती ने कुछ हद तक चिकित्सकों की कमी को पूरा कर दिया था। दरअसल जिला अस्पताल सहित जिले भर के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में स्वीकृत चिकित्सकों और विशेषज्ञों के कई पद अब तक नहीं भरे गए। इतना ही नहीं, एक्सरे या सोनोग्राफी के लिए जरूरी स्टाफ की भी कमी है। तो वहीं तहसील मुख्यालय में स्थित स्वास्थ्य केंद्रों में महिला चिकित्सकों की भारी कमी देखी जा रही है। जहां कई स्वास्थ्य केंद्र तो ऐसे हैं जहां गर्भवती महिलाओं की डिलीवरी तक नहीं हो पा रही और मजबूरन उन्हें बालाघाट आकर अपना उपचार कराना पड़ता है। लेकिन बालाघाट जिला अस्पताल में भी 4 महिला चिकित्सक में से महज 2 महिला चिकित्सक ही कार्य पर है, जबकि 2 महिला चिकित्सक मातृत्वावकाश पर है। शायद यही वजह कि मरीजों की संख्या ज़्यादा होने और चिकित्सकों की कमी होने के कारण कई मरीजों को निजी अस्पतालों का सहारा लेना पड़ता है और सरकारी अस्पताल में चिकित्सकों की इसी कमी का फायदा उठाकर निजी अस्पताल संचालक मरीजों और उनके परिजनों से उपचार के नाम पर मोटी रकम ऐंठ रहे हैं। जिले में स्वास्थ्य सेवाओं की स्थिति काफ़ी नाजुक है। मैदानी स्तर पर विशेषज्ञों सहित चिकित्सकों में भारी कमी है। ग्रामीण क्षेत्रों में स्थिति और भी विकट है। यहाँ से मरीजों को जिला अस्पताल रेफर कर दिया जाता है। तहसील स्तर पर बने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भी स्त्री रोग विशेषज्ञों की भारी कमी से जूझ रहे हैं। यहाँ जिले के ज़्यादातर सरकारी अस्पताल अब रेफर सेंटर बनते जा रहे हैं, जिनका प्रमुख कारण चिकित्सकों की भारी कमी बताया जा रहा है। हाँ, जैसे अभी जिला अस्पताल में ही वर्तमान में अभी केवल एक मैडम अपने क्या बोलते हैं बारमाटे और एक डॉक्टर रश्मि बागमारे और एक 2 चिकित्सक और हैं, लेकिन अभी ये मातृत्व अवकाश पर हैं। मतलब डॉक्टर वर्षा रंगारे हैं और डॉक्टर लिल्हारे हैं, अर्चना लिल्हारे। तो ये हैं। तो इस प्रकार से 4 चिकित्सक हैं, लेकिन जिस प्रकार से काम बालाघाट में हो रहा है उसको देखते हुए कम से कम यहाँ पर 4 स्पेशलिस्ट चिकित्सक और आवश्यक है। और इसी के साथ साथ जो डॉक्टर एनेस्थीसिया वाले हैं उनमें भी एक अभी रिटायर हो गए और वैसे भी एक संविदा में थे तो उन्होंने भी छोड़ दिया। तो इस प्रकार से कम 2 एनेस्थीसिस्ट की भी अत्यंत आवश्यकता है ताकि सुचारू व्यवस्था की जा सके। इस बाबत भी हम लोगों ने हमारे मैंने जो हायर ऑफिसर से उनको हमने अवगत कराया है और जिस प्रकार से अभी डॉक्टरों की पोस्टिंग हो रही है, बॉन्डेड डॉक्टर्स आ रहे हैं, तो निश्चित रूप से ये कमी भी पूरी हो जाएगी। बात अगर अन्य जिलों की करें तो जिले में कटंगी और लांजी में सीजर ऑपरेशन हो रहे, लेकिन लांजी में सिर्फ एक ही महिला और एक ही पुरुष चिकित्सक है, जबकि वहां 2 चिकित्सकों की और आवश्यकता बनी हुई है। इसी तरह कटंगी में एक गायनेकोलॉजिस्ट और एक स्पेशल डॉक्टर है, लेकिन वहां के स्पेशल डॉक्टर को भी बालाघाट बुलाकर काम कराया जा रहा है। वहीं वाराणसी में भी सीनियर महिला चिकित्सकों की कमी देखी जा रही है। तो वहीं बैयर में एक भी महिला रोग विशेषज्ञ नहीं है, जिसके चलते बैयर और बिरसा की गर्भवती महिलाओं को डिलीवरी कराने के लिए जिला मुख्यालय आना पड़ता है। तहसीलों में देखिए, तहसीलों में तो खैर हर जगह महिला चिकित्सक उपलब्ध नहीं है, लेकिन कुछ हमारे पास में ये महिला चिकित्सक का आपसे मेरे ख्याल से आपका आशा इस वास्ते है कि ऐसे चिकित्सक जो कि उन जगह पे ऑपरेशन कर सके और मैंने जो हाई रिस्क प्रेग्नेंट वीमेंस हैं उनका वहाँ पे ऑपरेशन कर सके। तो ये केवल अभी हमारे पास में 2 जगह उपलब्ध हैं और 2 जगह ही हमारे पास में व्यवस्था है कि ऐसे ऑपरेशन हो सकें, जबकि हमारे इतने बड़े ज़िले को देखते हुए एक बैहर में, एक वाराणसी में भी इस चीज़ की अत्यंत आवश्यकता है और हमारा प्रस्ताव शासन को भेजा गया है। शासन हमारे इस अभाव से भली भांति वाकिफ है और निश्चित रूप से आने वाले समय में इस कमी की पूर्ति की जाएगी। लगभग कितनी कमी होगी, कितनी संख्या में चिकित्सक? मैंने बताया ना आपको कि वैसे तो लेडी डॉक्टर अगर कहीं भी है तो वो नॉर्मल लेबर तो हमारे यहाँ लगभग 55 जो हमारे यहाँ डिलीवरी पॉइंट्स हैं वहाँ पर हमारी स्टाफ नर्सेस करा ही रही हैं अच्छे से। कहीं पर हमारी केवल ANM करा रही हैं। ज़रूरत उस समय पड़ती है जबकि महिला जोखिम वाली गर्भवती होती है, तो उस समय उसको सीजर ऑपरेशन करना अत्यंत आवश्यक हो जाता है, क्योंकि हम उसको ज़्यादा वेट नहीं कर सकते हैं और जिसको पहले सीजर हो चुका है उसको भी हम सीजर ही करते हैं। तो ऐसी सुविधाएं मैं आपको बताया कि अभी हमारे पास में केवल कटंगी में और यहाँ पर लांजी में है। कटंगी में भी पूरी मैंने अराउंड लाख हम सेवाएं नहीं दे पा रहे हैं। तो कटंगी, बैहर और क्या बोलते हैं आपके वाराणसी में, इन जगहों में निश्चित रूप से कमी है जिसको कि शीघ्र पूरा किया जाएगा। डबल मनी मामले के खुलासे के बाद से लगातार डबल मनी मामले के आरोपियों एवं एजेंटों के विरुद्ध पुलिस के द्वारा अपराध पंजीबद्ध करने का सिलसिला प्रारंभ हो गया है। अब तक दर्जनों आरोपियों के विरुद्ध लांजी एवं किरणापुर थाने सहित कोतवाली में भी मामला पंजीबद्ध किया जा चुका है। साथ ही पुलिस ने सैकड़ों लोगों के कथन भी दर्ज किए।
जिसमें लगातार डबल मनी के आरोपियों एजेंटों के विरुद्ध शिकायतें भी प्राप्त हो रही है। निवेशक अब चेक एवं दस्तावेज भी प्रस्तुत कर रहे हैं ताकि पुलिस के मामले में सहूलियत हो तथा निवेशक को अपना पैसा वापस मिल सके। वहीं मुख्य आरोपियों के जेल से छूटने के बाद की राह कई निवेशक देख रहे थे, लेकिन अब आरोपियों के जेल से जमानत पर रिहा होने के बाद भी निवेशकों को रुपए वापस करने की तारीख पर तारीख देते जा रहे हैं, जिसके चलते अब निवेशक आपाक होते जा रहे हैं और अपना रुपया वापस मिलने की आस में अब पुलिस ने शिकायत करने भी में पहुंच रहे हैं। जहां विगत दिनों 2 अपराध लांजी पुलिस ने जूनेवानी तथा इटोरा निवासियों के विरुद्ध पंजीबद्ध की। इसी कड़ी में अब नगर मुख्यालय सालेटेकरी रोड निवासी मनोज राउत एवं उनके परिजन के विरुद्ध अपराध पंजीबद्ध किया गया है। इस संबंध में पुलिस थाना लांजी में दर्ज अपराध के अनुसार प्रार्थी जागेश्वर पिता किशोर खरे उम्र 34 वर्ष निवासी वार्ड नंबर 13 लुम्बिनी नगर बूढ़ी बालाघाट ने लांजी थाना पहुंचकर आरोपी मनोज राउत, संतोष राउत, विजय राउत सभी निवासी लांजी के विरुद्ध अपराध दर्ज करवाते हुए बताया कि उक्त आरोपियों को उनके द्वारा 7 मई 2022 को 1 लाख रुपए दिए गए थे, जो 1 लाख के एवज में दोगुने 2 लाख रुपए का चेक उन्हें दे दिया गया था तथा कहा गया था कि चेक मैच्योरिटी दिनांक को चेक लेकर आना और अपनी दोगुनी राशि लेकर जाना। लेकिन चेक की मैच्योरिटी पूर्ण होने के बाद जब मैंने उन राशि से मांगी तो मुझे राशि वापस नहीं की गई। प्रार्थी के कथन लेकर पुलिस के द्वारा आरोपी मनोज राउत, संतोष राउत और विजय राउत के विरुद्ध अपराध क्रमांक 366/22 धारा 420, 406, 120B भारतीय दंड विधान 21(1), 21(2), 21(3) अनियमित जमा योजना प्रतिबंध अधिनियम 2019 के तहत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया है। किरणापुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले ग्राम देवगांव में इसी ग्राम की 28 वर्षीय युवती नेहा पिता परीक्षित वासनिक ने अपने खेत के कुएं में कूदकर आत्महत्या कर ली। इस युवती के द्वारा नौकरी नहीं लगने और नजर कमजोर होने से परेशान होकर आत्महत्या किए जाने की संभावना व्यक्त की जा रही है। किरणापुर पुलिस ने युवती की लाश का पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सौंप दिया है और मर्ग कायम कर जांच शुरू की है। प्राप्त जानकारी के अनुसार नेहा वासनिक की नज़र बचपन से ही कमजोर थी, जिसका इलाज करवाया जा रहा था। नेहा के पापा की 13 साल पहले मृत्यु हो गई थी और 2.5 साल पहले मां की भी मृत्यु हो गई। नेहा अपनी बहन आस्था, भाई शिक्षित, भाभी प्रीति और भतीजी सांझ के साथ रहती थी। बताया गया कि माता पिता की मृत्यु होने के बाद से नेहा कुछ ज़्यादा ही परेशान रहती थी और वह नौकरी नहीं लगने के कारण भी ज़्यादा परेशान और टेंशन में रहने लगी थी। 18 अक्टूबर को 11:15 बजे आस्था बालाघाट कॉलेज चली गई थी। घर में नेहा थी। इसी दौरान नेहा ने अपनी बहन आस्था को फ़ोन करके पूछा कि घर कितने बजे तक आ रही है। तब आस्था ने उसे बोला कि मैं जल्द ही आ जाऊँगी। जिसके बाद शाम 6:30 बजे आस्था बस में बैठकर घर आ गई। उस समय नेहा घर के सामने बैठी थी। आस्था स्टडी रूम में चली गई। शाम 6:40 पर करीब बड़ा भाई शिक्षित लांजी से घर आया और उसने आस्था से पूछा कि नेहा कहाँ है। तब उसने बोले कि घर में ही होगी। जिसके कुछ देर बाद गांव के लक्ष्मण नागफा से संतोष आए और उन्होंने शिक्षित और आस्था को बताया कि नेहा पैदल पैदल जल्दी खेत की तरफ जाती हुई दिखाई दी। आस्था, शिक्षित, लक्ष्मण और संतोष सभी लोग मोटरसाइकिल से खेत की तरफ अंधेरा होने से कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। मोबाइल के टार्च से कुएं तरफ जाकर देखा तो कुएं के पास नेहा की चप्पल व मोबाइल रखे हुए थे। संदेह होने पर कुएं में गल डालकर देखा गया तो नेहा की लाश गल में फंसकर ऊपर आई, जिसकी मौत हो चुकी थी। आस्था पिता परीक्षित वासनिक 23 वर्ष ने इस घटना की रिपोर्ट किरणापुर थाने में दर्ज की थी, जहाँ से सहायक उप निरीक्षक शिवलाल परते ग्राम देवगांव पहुंचे और मौके पर कार्रवाई की। 19 अक्टूबर को नेहा वासनिक की लाश पोस्टमार्टम करवाकर शव उनके परिजनों को सौंप दिया है। लालवारा नगर मुख्यालय स्थित जनपद पंचायत के सभा कक्ष में 20 अक्टूबर को सरपंचों की पहली बैठक संपन्न हुई। बैठक में सर्वप्रथम सभी सरपंचों ने अपना परिचय दिया, जिसके बाद सरपंच संघ का गठन करने सहित अन्य बिंदुओं पर चर्चा कर नवीन कार्यकारिणी का गठन कर सर्वसम्मति से गर्रा सरपंच वैभव बिसेन को लालवारा सरपंच संघ का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। इसी तरह श्रीमती शांताबाई राहंगडाले, डीलेश्वरी नखाते, दुर्गा प्रसाद पगरवार को उपाध्यक्ष, गोविंद पटेल को कोषाध्यक्ष, कन्हैयालाल राहंगडाले को सचिव, नरेंद्र उइके, वंदना बिसेन, सेवन काटेकर को सह सचिव, संतोष पंचेश्वर, प्रेमलता ओम प्रकाश बिसेन को मीडिया प्रभारी, अधिवक्ता आनंद बिसेन को विधिक सलाहकार, चंद्रकिशोर बघेलेश, रुक्मणी मर्सकोले, संजय कटरे, लक्ष्मण आचरे, प्रमीला मुन्नालाल पटले को जिला प्रतिनिधि, धनवंता सुमेंद्र पटले, अनिश खान, ज्योतिन अनिल टेमरे, आनंद बिसेन व आरती जुगल भैरम को सर्वसम्मति से संरक्षक नियुक्त किया गया है।
सरपंच संघ का गठन होने के बाद सभी नवनिर्वाचित पदाधिकारियों का पुष्पमाला पहनाकर स्वागत किया गया और सभी को संगठित होकर सरपंचों के हित में काम करने की बात कही गई। आपको बता दें कि सोशल मीडिया में विगत दिनों लेंडेझरी में बैठक आयोजित कर साले मोहगांव सरपंच चेतनलाल पटले को सरपंच संघ का अध्यक्ष नियुक्त किए जाने की चर्चाएं जारी रही, परंतु 20 अक्टूबर को आयोजित बैठक में उपस्थित सरपंचों ने कहा कि इस संबंध में उन्हें कोई जानकारी नहीं है, क्योंकि 20 अक्टूबर को जनपद पंचायत के सभा कक्ष में सभी सरपंचों की उपस्थिति में सरपंच संघ का गठन कर सर्वसम्मति से गर्रा सरपंच वैभव सिंह बिसेन को अध्यक्ष एवं अन्य पदाधिकारी को नियुक्त किए गए हैं, जो लालवरा विकासखंड के सरपंचों का नेतृत्व करेंगे। इसमें ऐसा है कि सरपंच भाई बहनों की जितनी समस्याएं हैं ग्राम पंचायत से लेकर के दिल्ली सदन तक के, उनकी आवाज़ वहां तक पहुंचाई जाएगी और सरपंच साथियों के लिए पूरी लड़ाई लड़ी जाएगी, जिस भी लेवल पे लड़नी पड़े। अपने सरपंच भाई बहनों को पूरी सुरक्षा देते हुए और उनके संरक्षण में पूरी लड़ाई लड़ी जाएगी, उनके हितों में पूरी लड़ाई लड़ी जाएगी। और आम ग्राम पंचायतों में जो समस्याओं का मतलब सामना प्रतिदिन हमारे सरपंच भाई बहनों को करना पड़ता है, उसका पूरा ध्यान रखते हुए और संगठन में काम किया जाएगा, संगठन को पूरी मजबूती प्रदान की जाएगी। जब से बालाघाट जिले के महाविद्यालय छिंदवाड़ा यूनिवर्सिटी में गए हैं, तब से छात्र छात्राओं के सामने कोई न कोई समस्या सामने आती ही रहती है। पिछले कुछ समय से छात्रवृत्ति की समस्या सामने आ रही है, वहीं अब खराब रिजल्ट दिए जाने का मामला प्रकाश में आया। खराब रिजल्ट को लेकर महाविद्यालय के छात्र छात्राओं ने गुरुवार को मोर्चा खोल दिया और ओबीसी महासभा के नेतृत्व में छात्र छात्राओं के द्वारा हल्ला बोल रैली निकाली गई। यह रैली नगर के अंबेडकर चौक में बाबा साहब अंबेडकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर निकाली गई, जो काली पुतली चौक होते हुए नगर के प्रमुख मार्गों का भ्रमण कर कलेक्टर कार्यालय पहुंची, जहां उनके द्वारा कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर रिजल्ट का सुधार किए जाने तथा अन्य जो भी समस्याएं हैं उनका निराकरण किए जाने की मांग की गई। मांगों का निराकरण न करने पर आगामी दिनों में छिंदवाड़ा यूनिवर्सिटी में जाकर बड़ा आंदोलन किए जाने की चेतावनी दी है। आपको बताया कि महाविद्यालयीन छात्र छात्राओं के द्वारा जो हल्ला बोल रैली गुरुवार की दोपहर में निकाली गई, इसमें सिर्फ बालाघाट जिला मुख्यालय के ही छात्र छात्राएं नहीं थे, बल्कि जिले के अन्य महाविद्यालयों में अध्ययनरत छात्र छात्राएं भी शामिल थे। सभी छात्र छात्राएं ने खराब रिजल्ट को लेकर बहुत आक्रोश देखा गया। मैं छिंदवाड़ा यूनिवर्सिटी से प्राइवेट स्टूडेंट हूँ, मैं बीए लास्ट ईयर की स्टूडेंट हूँ, जो कि मेरा रिजल्ट बहुत ही खराब आया। पहले तो हमने रिजल्ट चेक किया तो हमें रिजल्ट नॉट फाउंड बता रहा था, उसके बाद हमने रिजल्ट चेक किया तो हमारा रिजल्ट बहुत, हमने अच्छे एग्जाम दिए थे, उसके बावजूद भी हमें सप्लीमेंट्री आई है। तो हम चाहते हैं कि हमने जो स्टडी किया या फिर जितनी भी हमने मेहनत की है एग्जाम में, उतना हमें रिजल्ट मिलना चाहिए, अच्छा रिजल्ट मिलना चाहिए। हम एसएसपी कॉलेज की स्टूडेंट हैं, हमारा रिजल्ट बहुत ही बेकार आया, जबकि हमने पहली बार रिजल्ट देखे तो हमारा रिजल्ट पास दिखाया, उसके बाद में फिर हमारा रिजल्ट सेकेंड बार देखे तो हमारा रिजल्ट फेल ऐसे क्यों दिखाया। उसके बाद में फिर जैसे हमारा रिजल्ट, हमने पेपर बहुत अच्छा दिए थे, फिर भी हमारा रिजल्ट फेल दिखा रहा है। आज हम लोग सभी करीब 200 से 250 बच्चे, हम सभी यहाँ पर रिजल्ट की समस्या को लेकर उपस्थित हुए। छिंदवाड़ा यूनिवर्सिटी का जो अभी 26 सितंबर को रिजल्ट आया फाइनल ईयर का, तो उस फाइनल ईयर की रिजल्ट में बहुत सी गड़बड़ियाँ पाई गई है। गड़बड़ी ये है कि कुछ बच्चों का पहले रिजल्ट खुला ही नहीं, खुलने के पश्चात ये बताता है कि आप पास है। जब दूसरी बार बच्चा रिजल्ट ओपन करता है तो या तो बच्चे का रिजल्ट ओपन नहीं होता है अथवा बच्चा फेल दिखाया जाता है। तो देखिए यहाँ पर ये यूनिवर्सिटी की धांधली समझ में आती है। महाराष्ट्र नगर में चोरी की वारदातों का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। लगातार चोरी की वारदातों पर पुलिस प्रशासन अंकुश लगाने में नाकाम नजर आ रहा है। इसी तरह की चोरी की एक वारदात नगर में उस समय हुई जब पूरा परिवार 13वीं के कार्यक्रम में शामिल होने के लिए कासपुर गया हुआ था। उसी रात्रि को अज्ञात चोरों ने सुने मकान की जानकारी लगते ही पीड़ित के मकान में करीब 4 तोला सोना व लगभग 52,000 रुपए की नकदी पर हाथ साफ कर दिया। आपको बताया कि संतोष पटले कासपुर निवासी है। वर्तमान में वे अपने नज़दीकी रिश्तेदार के मकान वार्ड नंबर 3 में रह रहे हैं। वे बीते कुछ दिवस पूर्व ही अपने भाई की पत्नी की मौत हो जाने पर 13वीं कार्यक्रम में कासपुर गए हुए थे, तभी इस चोरी की वारदात को अंजाम दिया गया। चोरों ने घर के दरवाजे पर लगा ताला तोड़कर इस वारदात को अंजाम दिया है। हमारे घर में बीते दिन में अभी चोरी हुई थी, तो उसमें 50,000 कैश था। एडवांस में मेरे 2,000 अलग रखे हुए थे और हाफ वाला नेकलेस, मंगलसूत्र और कान के। और भाभी इसकी रिपोर्ट की है अपन ने? हाँ सर, रिपोर्ट तो कर दी है हमने और सुने घर में हमारे घर चोरी हुई है। भाभी किस तरीके की चोरी की होंगे? जैसे आपने घर लगा के गए थे तो? सर मैंने ताला लगाई थी और ताला को भी तोड़ दिए हैं, इस साइड का भी ताला को तोड़ दिए हैं और फिर अलमारी का ताला तोड़ के बाकायदा पूरे कपड़े वपड़े फेंक के, बिस्तर वस्तर फेंक के, जहाँ बेडरूम है बेडरूम का भी बिस्तर फेंक के पूरा A to Z चोरी करे हैं।
रामपायली थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले ग्राम कौलीवाड़ा में इसी ग्राम की महिला की कुएं में गिरने से मौत हो गई। रामपायली पुलिस ने मृतिका अनीता पति अनूप चंद बिशेन 48 वर्ष की लाश बरामद कर पोस्टमार्टम करवाकर शव उनके परिजनों को सौंप दिया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार अनीता करीब 4 बजे सुबह उठकर स्नान किया करती थी। 2 दिन से घर की लाइट बंद थी। 17 अक्टूबर की रात्रि में अनीता ने अपने परिवार के साथ खाना खाया और सो गई थी। 18 अक्टूबर को सुबह 6 बजे अनीता अपने घर में नहीं दिखाई दी, जिस पर परिवार वालों ने काफ़ी खोजबीन की, किंतु अनीता नहीं दिखाई दी। कुएं में देखने पर अनीता की साड़ी दिखाई दी। कुएं में अनीता की लाश देखी गई। इस घटना की सूचना उसके बेटे मिथिलेश बिसेन 26 वर्ष के द्वारा रामपायली थाने में की गई थी, जहां से सहायक उप निरीक्षक मनोज पंचबुद्धे ने ग्राम कौलीवाड़ा पहुंचकर अनीता की लाश बरामद करी और पोस्टमार्टम करवाकर शव उनके परिजनों को सौंप दिया है। संभावना व्यक्त की गई कि रात्रि 4 बजे करीब जब अनीता नहाने के लिए पानी लाने कुएं में गई होगी तो बिना जगत के कुएं से पानी निकालते समय अंधेरा होने से अनीता फिसलकर कुएं में गिर गई होगी। आगे मर्ग जांच सहायक उप निरीक्षक श्री पंचबुद्धे के द्वारा किया जा रहा है। लालबरा नगर मुख्यालय के बालाघाट मार्ग पर स्थित विश्राम गृह के सामने की नाली व अन्य स्थानों की साफ सफाई नहीं होने से गंदगी का अंबार लगा हुआ है, जिससे कारण समीपस्थ दुकानदार व मार्ग से गुजरने वाले लोगों को खासा परेशानी हो रही है। साथ ही मच्छरों का प्रकोप भी बढ़ रहा है, विभिन्न प्रकार की बीमारी होने का भी अंदेशा बना हुआ है। जबकि विश्राम गृह जनपद पंचायत के अधीन आता है, उसके बावजूद भी नाली की साफ सफाई नहीं करवाई जा रही है, जिसके कारण जिम्मेदारों के प्रति आक्रोश व्याप्त है और शासन प्रशासन से विश्राम गृह के सामने की नाली की नियमित साफ सफाई करवाए जाने की मांग की गई। आपको बताएं कि विश्राम गृह में रोजाना ही जिम्मेदार जनप्रतिनिधियों एवं विभागीय अधिकारी कर्मचारियों को आना जाना लगा रहता है। उसके बावजूद भी प्रशासन के द्वारा विश्राम गृह के सामने की गंदगी से बजबजा रही नाली की साफ सफाई की ओर कोई भी ध्यान नहीं दिया जा रहा है, जिसके कारण नाली जाम हो चुकी है और नालियों में कचरे का ढेर बन चुका है, जिससे गंदगी फैलने के साथ ही मच्छरों का भी प्रकोप बढ़ रहा है एवं गंदगी दुर्गंध से भी लोगों को परेशान है। परंतु लोक निर्माण विभाग व जनपद पंचायत के द्वारा साफ सफाई की ओर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है, जिससे जिम्मेदारों के प्रति आक्रोश व्याप्त है। ये सही है कि वहाँ अभी वर्तमान में गेस्ट हाउस के सामने नाली में गंदगी दिखाई दे रही है। मैं इसमें तत्काल सचिव को निर्देशित करूंगा कि वो इसको दिवाली के पहले अनिवार्य रूप से साफ सफाई करा दें। ऐसे हमने अभी कल ही सचिव ग्राम पंचायत पांडरवानी को निर्देशित किया है कि दिवाली के पहले गांव में पूरी सभी नालियों की साफ सफाई करा दें। और कल से उन्होंने ग्राम पंचायत के कई वार्डों के नालियों में और सड़कों के किनारे जो साफ सफाई का कार्य प्रारंभ करवा भी दिया है। तो ये रेस्ट हाउस के सामने भी साफ सफाई हो जाएगी।